इसका सेकंड पार्ट प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, प्रकाश क्या होता है, किसी समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाती है ना। यह घटना प्रकाश का परावर्तन था। उसके कुछ नियम थे, परावर्तन के प्रकार थे, साथ में ही हम लोगों ने दर्पण के प्रकार और दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति किया था, है ना। जबकि हमारा सेकंड पार्ट है प्रकाश का अपवर्तन। इसमें कम से कम दो माध्यम आपके होने चाहिए, है ना। पहला माध्यम वायु भी हो सकता है ना, जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है ना, या तो हीरा भी हो सकता है। मुख्यतः चार माध्यम यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे, वायु, जल, कांच और हीरा का। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होती है, प्रवेश करती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि ये माध्यम हमारा वायु है, ये हमारा कांच है। तो जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होती है, प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित होगी। मतलब कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है, वायु विरल माध्यम होता है, उसके बाद जल होता है, फिर कांच, फिर हीरा। सबसे अधिक सघन हीरा होता है ना, याद रखेंगे। ये आपका क्या है, क्रम है। तो जब कोई प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये बीचों बीच में अभिलंब होता है। अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है ना। वास्तव में प्रकाश किरण को सीधा आना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, विरल से सघन में आने के कारण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जब सघन से विरल में जाती है, तो अब क्या होती है, वो सीधा आने के बजाय अभिलंब से दूर हट जाती है। ये जो दोनों किरणें हैं वो क्या होती हैं, आपका समान होती हैं। कहने का मतलब, प्रकाश किरण एक मार्ग से दूसरे मार्ग में जब प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित होती है। यह घटना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। यह माध्यम आपका वायु, जल, कांच, हीरा कुछ भी हो सकता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपका आपतन कोण बनेगा, जिसको आई से दर्शाते हैं। अभिलंब और ये वाला जो किरण है ना, अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा कहलाता है अपवर्तन कोण। और आपका अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण कहलाता है आप लोगों का, क्या कहलाता है, निर्गत कोण, जिसको I1 से भी डिनोट किया जाता है, या कहीं कहीं किसके ई से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित होती है। यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है ना। दो प्रकार का माध्यम हो सकता है, सघन और विरल माध्यम। सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटती है, जबकि विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे अपवर्तन के दो नियम हैं, है ना। जो अपवर्तन का जो पहला नियम है, उसमें क्या है, आपका आपतित किरण, है ना, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही क्या पे होने चाहिए, तल पे होने चाहिए, है ना। दूसरा है, इसमें आई मतलब कि जिया यानी कि होता है साइन, कोज्या यानी कॉस, और स्पर्श जिया यानी टैन होता है। तो इसमें आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, आपका नियत होता है या निश्चित होता है। इसको क्या बोलते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। 1μ2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं 1μ2 को, है ना। ये जो साइन है भाई, साइन आ रहा है, ये क्या है, आपतन कोण की जिया, और ये क्या है, अपवर्तन कोण की जिया का जो अनुपात होता है ना, वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। और उसको क्या बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो एक हम लोग डायरेक्टली यहाँ से, ये दूसरा नियम है आपका, तो आपको क्वेश्चन भी आता है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, है ना। इसका मात्रक, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या कहलाता है, आपका अपवर्तनांक कहलाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका निरपेक्ष मात्रक होता है, और दूसरा होता है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक को भी म्यू से दर्शाते हैं और सापेक्ष अपवर्तनांक को भी म्यू से दर्शाया जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल
और माध्यम की चाल, यहाँ पे प्रकाश की चाल होना जरूरी है, और कोई भी माध्यम की चाल हो सकता है, वायु हो चाहे जल हो चाहे कांच हो। तो प्रकाश की चाल और किसी माध्यम की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जबकि पहले माध्यम की चाल और दूसरे माध्यम की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रकाश की चाल और किसी माध्यम की चाल का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, जबकि पहले माध्यम की चाल और दूसरे माध्यम की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? आपका सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि अपवर्तनांक क्या है, इसका मात्रक मात्रक नहीं होता है ना। दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। तो प्रकाश की चाल और किसी माध्यम की चाल का अनुपात निरपेक्ष, और एक माध्यम की चाल और दूसरे माध्यम की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? आपका सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह 2-3 चीज़ों पे निर्भर भी करता है, किस पे? माध्यम के जोड़ों पे, यानी कि विरल माध्यम के लिए अपवर्तनांक और सघन माध्यम के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, है ना। रंग पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि म्यू और लैम्डा हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होता है। लाल का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, इसलिए लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, जबकि बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए बैगनी का अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे अधिक होता है। दोनों को याद रखेंगे, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा अपवर्तनांक उतना ही कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा? उतना ही अधिक होता है ना। वहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, क्या हमको देखना है? प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, है ना। प्रकाश के जो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है वो क्या है, उसको देखते हैं। तो क्या होता है, आपका पता है कि दो माध्यम लेते हैं, एक लेंगे विरल और एक क्या लेते हैं हम लोग? सघन लेते हैं ना। कितना माध्यम लेंगे? 2 माध्यम, विरल और सघन 2 माध्यम लेते हैं। जैसे कि हमको रूल से पता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुकेगी, है ना। उसके बाद उसके सामने में मैं अगर एक दर्पण लगा दूंगा तो दर्पण का गुण होता है कि वो उसी दिशा में प्रकाश को वापस कर देता है। तो ये जिस दिशा में आया था उसी दिशा में क्या हो जाएगा? वापस। और केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है कि वही अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होता है क्या कहलाते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाते हैं। तो इसमें भी प्रकाश किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, है ना, और क्या करते हैं कि उसके सामने में कोई अगर दर्पण लगा देंगे या मार्ग को उलट देंगे तो क्या होता है? उसी दिशा में वापस चली जाती है। यह जो पूरा घटना है यह क्या कहलाता है? आपका उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है ना। जैसे कि यहाँ से पहला क्या है, वायु से कांच में आया था, तो इसको लिख सकते हैं ए म्यू जी। इसको पढ़ते कैसे हैं? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, है ना, क्योंकि ये सापेक्ष अपवर्तनांक है, क्योंकि ये 2 माध्यम के लिए लेते हैं, एक तो वायु के लिए लिए हैं, दूसरा कांच के लिए, है ना। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा साइन आई बट्टे क्या हो जाएगा? साइन आर, क्योंकि आपतन कोण को आई ही लेंगे और अपवर्तन कोण को आर। उसी प्रकार में जब जी म्यू ए निकालूंगा कांच के सापेक्ष उल्टा प्रोसेस, कांच के सापेक्ष वायु का निकालूंगा तो हो जाएगा साइन आर बट्टे साइन आई, है ना। अब दोनों को आपस में अगर गुणा करेंगे तो ए म्यू जी गुणा जी म्यू ए, है ना, बराबर क्या मिलेगा हमको? साइन आई बट्टे साइन आर गुणा क्या हो जाएगा? साइन आर बट्टे साइन आई। साइन आई कटेगा, है ना, तो क्या मिलेगा? ए म्यू जी, है ना, गुणा क्या हो जाएगा? जी म्यू ए बराबर क्या हो जाएगा? 1, है ना। एक सूत्र भी है जिसका आगे आपको काम आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे थोड़ा सा प्रोसेस जाएंगे तो, कि ए म्यू जी इक्वल टू 1 बट्टे क्या हो जाएगा? जी म्यू ए, है ना। मतलब कि पहले के सापेक्ष दूसरे का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होता है? दूसरे के सापेक्ष पहले के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम होता है, या दोनों का गुणनफल क्या हो जाता है? 1 होता है ना। क्वेश्चन आता भी है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया रहेगा प्रश्न में, है ना। तो अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/3 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 3/2 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। इसमें ध्यान देंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि आपतन कोण और निर्गत कोण हमेशा बराबर होते हैं।
ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि आपतन कोण और निर्गत कोण हमेशा बराबर होते हैं, 1 नंबर का पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे हमेशा आपतन कोण और निर्गत कोण हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, है ना। ये तो 2 माध्यम के लिए था, विभिन्न बहुत सारे माध्यम होंगे तो प्रकाश का अपवर्तन कैसा होता है उसके लिए देखते हैं। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन क्या देखेंगे, विभिन्न, है ना, माध्यमों में क्या देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, कि बहुत सारे अगर माध्यम हैं तो उसमें से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी सेम कंडीशन है, पहला वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम लोग को वायु लेना है, जो सेकेंड वाला पार्ट रहेगा उसको जल लेना है, थर्ड वाला जो रहेगा उसको मैंने क्या लिया है, कांच लिया है, फिर से जो है वो क्या है, आपका वायु है। तो यहाँ पे मैं 3 माध्यम लिया हूँ, है ना, वायु, जल और आपका क्या है, ये सब तरफ भरा हुआ है तो ये हो जाए आपका कांच हो गया, है ना। जैसे ही कोई प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगा, जैसे ही फिर से जल से कांच में प्रवेश करेगा फिर से अभिलंब की ओर झुकेगा, और जैसे ही कांच से जल में प्रवेश कांच से वायु में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है ना। ये प्रोसेस हम लोग को पता है। पहला वाला आपतन कोण को I1, इसको क्या मानेंगे, R1, है ना। ये जो सेकेंड वाला पार्ट है एकांतर कोण से ये भी R1 होगा तो ये वाला मिलेगा R2, ये भी अगर आपका R2 है तो ये वाला क्या मिलेगा, आपका आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं तो इसको I से दर्शाएंगे तो इसको भी I से दर्शाते हैं, I R1 और क्या बनेगा आपका R2, है ना। ये R2 है तो ये भी R2 बनेगा। उसके बाद क्या देखते हैं, इसमें 3 स्थिति है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालेंगे एक बार, है ना, तो हमको मिलेगा साइन I बट्टे साइन R1। उसी प्रकार क्या जल के सापेक्ष कांच का भी निकालूंगा तो मिलेगा साइन R1 बट्टे मिलेगा साइन R2। वैसे ही एक बार कांच के सापेक्ष अगर वायु का निकालूंगा तो मिलेगा साइन R2 बट्टे साइन I। अब सबका आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे A म्यू W म्यू G म्यू A तो हमको क्या मिलेगा, साइन I बट्टे साइन R1 गुणा क्या हो जाएगा आपका साइन R1 बट्टे साइन R2 गुणा क्या मिलेगा साइन R2 बट्टे क्या मिलेगा साइन I कटेगा, R1 कटेगा, R2 तो सबका मान कितना हो गया, 1। किसका मान, A म्यू W म्यू G, है ना, और G म्यू A का मान कितना हो गया, 1, है ना। ये एक सूत्र भी है कि तीनों का गुणनफल 1 होता है, प्रूव करने के लिए आ सकता है ना। उसके बाद A म्यू W निकालूंगा और W म्यू G निकालूंगा तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 बट्टे G म्यू W लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग पढ़े हैं अभी कि 1 बट्टे G म्यू W को मैं A म्यू G लिख सकता हूँ, क्योंकि पहले के सापेक्ष दूसरे का जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है, दूसरे के सापेक्ष पहले के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से A म्यू W म्यू G इक्वल टू A म्यू G लिख सकता हूँ, है ना। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, दूसरे के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक का गुणनफल पहले के सापेक्ष तीसरे के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो ये भी है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है ये हम लोगों को देखना है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका आभासी और वास्तविक गहराई, है ना। क्या क्या देखते हैं, आभासी गहराई देखते हैं और एक बार क्या देखते हैं, आपका वास्तविक गहराई। तो आभासी और वास्तविक गहराई में क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम में देखने पर, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण अगर सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम में देखने पर वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जैसे कि जल के अंदर अगर हम लोग डूबे हुए हैं और बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम लोग को कैसे लगता है कि सघन माध्यम में स्थित वस्तु को अगर विरल माध्यम में देखेंगे, कोई जल के अंदर डूबा हुआ है और हम लोग बाहर खड़े हुए हैं तो हम लोग जब देखते हैं इस व्यक्ति को तो हम लोग को लगता है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है ना। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं आभासी गहराई, है ना। उसी प्रकार आपका क्या है, वास्तविक गहराई है, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा।
जब हम लोग सघन से विरल में देखते हैं तो वस्तु क्या होता है, थोड़ा सा दूर प्रतीत होगा। देखना आप लोग अंतरिक्ष में अगर कोई चिड़िया या जहाज वगैरह उड़ रहे होते हैं, हम लोग नीचे से देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि अंतरिक्ष में जो आप लोग को जा रहा है ना, एरोप्लेन वगैरह बहुत ही अधिक दूर पे है। लेकिन ये क्या होता है, क्योंकि ऊपर में वायु का घनत्व तो बहुत ही कम होता है, यहाँ पे वायु सघन माध्यम में होते हैं, तो सघन से विरल में देखने पर वस्तु दूर जा रही ऐसा प्रतीत होता है, जबकि विरल से सघन में देखने पर ऐसा लगता है कि वस्तु कुछ ऊपर उठा हुआ। तो ये आपका क्या है, वास्तविक और आभासी गहराई है ना। इसको भी आप लोग को देखना है क्योंकि इसका कुछ परिभाषाएं आता है। उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चन भी है जिसको आप लोग को बनाएंगे इसमें से, है ना। इसमें से आप हमारा जो और एक रोल बनेगा वो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि आपका क्वेश्चन आता है, बहुत टाइम आ भी चुका है आपका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का। तो इसमें क्या है, अब जैसे मैं आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा यहाँ से क्या है, ये आपतित किरण था, है ना। फिर से इधर क्या होता था, एक माध्यम से दूसरे में जाता था तो अभिलंब की ओर झुक जाता था या तो दूर हट जाता था। ये था आपका आपतन कोण, ये था आपका अपवर्तन कोण। अब ध्यान से देखिए तो आपतन कोण के मान को बढ़ाना है धीरे धीरे, है ना। तो आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, तो आपतन कोण के मान को जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, है ना। या आप मैं क्या करूँगा, आपतन कोण के मान को धीरे धीरे क्या करूँगा, मैं कम करने का प्रयास करूँगा, तो अपवर्तन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ेगा। आपतन कोण के मान को मैं इतना कम कर देता हूँ, जैसे ये पहला स्थिति है, दूसरा स्थिति में क्या किया, और थोड़ा सा पास आ गया है ना, तो ये वाला तुम्हारा और थोड़ा सा इधर गया है। तीसरा स्थिति में क्या, आपतन कोण जो है आपका मुख्य अक्ष पे ही आ गया है ना, आपतन कोण। तो ये वाला क्या हो रहा है, ऐसे ही जा रहा है। तो आपतन कोण के मान को कम करते करते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान कम होता है। एक समय ऐसा आता है कि आपतन कोण के मान को इतना कम कर लेते हैं कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। तो आपतन कोण के इस विशेष मान को क्या कहा जाता है, आपका क्रांतिक कोण कहा जाता है, जिसको दर्शाते हैं ICC। आपतन कोण के मान को धीरे धीरे कम करने पर अपवर्तन कोण का मान कम होता है। आपतन कोण के मान को इतना कम कर देते हैं कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो आपतन कोण के इस विशेष मान को ही क्या कहा जाता है, आपका क्रांतिक कोण कहा जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से और अधिक थोड़ा सा धीरे धीरे कम होने के बजाय बढ़ेगा, है ना। क्रांतिक कोण के मान से और थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ाना चाहेंगे। तो अब प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना जाकर क्या होता है, प्रकाश किरण अब क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो यह घटना कहलाता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, कि क्रांतिक कोण पर आपतन कोण का एक विशेष मान होता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, जिसको क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जब कोई प्रकाश अगर माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। इस समय प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में न जाकर क्या होता है, उसी दिशा में परावर्तित हो जाता है। यह घटना कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। इसके भी दो शर्त है कि प्रकाश को हमेशा सघन से विरल में जाना चाहिए, और दूसरा है कि आपतन कोण का मान को हमेशा क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो इसके भी दो शर्त हैं, आपतन को हमेशा क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए और प्रकाश को हमेशा सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ से आपका एक संबंध भी है क्रांतिक कोण का, है ना, और अपवर्तनांक का, जिसको आप लोग देखेंगे। क्रांतिक कोण भी 3 चीज़ों पे निर्भर करते हैं, माध्यम पे करेगा, ताप और प्रकाश के रंग पे। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि हीरे के चमकने के कारण बताइए, है ना। हीरे क्यों चमकदार प्रतीत होते हैं, रेगिस्तान में मरीचिका दिखने का कारण बताइए, मरीचिका क्या है ना। जो हम लोग को भ्रम उत्पन्न होता है वही मरीचिका है। इसको आप लोग को देखना है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उपयोग दिया है वो आपको आता नहीं है, वो सिलेबस से भी नहीं है कि वो पूर्ण उसमें प्रिज्म के रूप में कैसे होता है, तो इसको आप लोग को देखना नहीं है ना। तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ से आपको जो अपवर्तन का नियम है, इसमें आपको अपवर्तन के नियम को देखना है, परिभाषा देख लेंगे।
उसके बाद अपवर्तनांक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं ना, अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक के प्रकार को देखेंगे। उसके बाद विभिन्न प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद प्रकाश विभिन्न माध्यमों में किस प्रकार गुजरता है उसको देखेंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, किस प्रकार कार्य करता है, इसका कुछ उदाहरण है जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इतने को देखना है, जो भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा आप लोग को पूछेंगे, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे, है ना। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कैसे होता है, ये तो सिर्फ अपवर्तन का नियम था। आगे गोलीय पृष्ठ से कैसे अपवर्तन होता है, जिसमें से लेंस देखेंगे, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।